वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन है उनका क्या मतलब है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें मेजर 3 इंस्टीट्यूट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। अब पहला टॉपिक है हमारा, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीज़न टेकन। यानी अगर कोई मेजर पॉलिसी का डिसीज़न लेना है तो वो कैसे लिया जाता है। अगर हमें कोई पॉलिसी का डिसीज़न लेना होता है, हमें यानी जो ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हैं, ये जो डिसीज़न लेते हैं उसकी बात हो रही है, तो उन्हें एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकालना होता है। उस गवर्नमेंट ऑर्डर को हम ऑफिस मेमोरेंडम का नाम देते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम जो है, जैसा कि एक आपको नीचे पेज पर दिखाया गया है, एक ऑफिस मेमोरेंडम दिखाया गया है। उस ऑफिस मेमोरेंडम में एक नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है ऑफिस मेमोरेंडम का, उसमें डेट होती है और सब्जेक्ट होता है। जैसा कि इस वाले मेमोरेंडम में सब्जेक्ट दिया है 27% रिजर्वेशन दिया गया है SEBC क्लास को इन गवर्नमेंट जॉब्स। SEBC है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनको रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक, कितना 27% का रिजर्वेशन उन्हें दिया गया है। तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है, इसके लास्ट में जहाँ ये ख़त्म होता है, ये जनरली 1 पेज का होता है, इसके लास्ट में एक इंसान का साइन होता है। अब जिस इंसान का साइन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरे मेमोरेंडम के लिए वही जिम्मेदार है। उस आदमी का काम ये है कि वो उस पर साइन करेगा और बाकी जितने भी लोग उस डिपार्टमेंट में हैं वो सभी उस डिसीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है अलग अलग इश्यूज़ पर अलग अलग ऑर्डर्स हर डे इशू करती है, हर अलग अलग मैटर्स पर ये ऑफिस मेमोरेंडम निकालती है। इसके बाद जो ऑफिस मेमोरेंडम है जो यहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको कि वो किसने इशू किया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है द डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर जनरली कौन होते हैं, ऐसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, डिसीजन मेकर्स बहुत सारे हैं। जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो भी डिसीजन मेकर कहलाती है, यानी डिसीजन लेने वाले। ठीक, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये सारे के सारे ही डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। जो प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं स्टेट के और वो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं। फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब होता है फॉर्मली, मीन्स उनको कुछ खुद काम नहीं करना होता, बट जो दूसरे लोग काम करते हैं, जैसे PM ने काम किया या बाकी मिनिस्टर्स ने काम किया, तो वो इनके बिना रजामंदी के वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला गया फॉर्मल अथॉरिटी। नेक्स्ट दिया है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट का, और एक्चुअली जो गवर्नमेंट की जितनी भी पावर होती है वो सारी PM के पास होती है। अधिकतर टॉपिक्स पर डिसीज़न लेने का काम इन्हीं का होता है, PM का, और वो कैबिनेट मीटिंग्स में इसका डिसीज़न लेते हैं। उसके बाद आपको बताया है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उस पार्टी का एक मेंबर PM बनता है। ठीक है, आगे दिया है आपको कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया, ये क्यों निकाला गया उसके बारे में बताती हूँ आपको कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया। इस कमीशन के हेड थे BP मंडल, इसलिए इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन में मंडल को कहा गया कि
SEBC को ऊपर उठाने के लिए वो हमें अलग अलग तरीके बताए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और बहुत सारी रिकमेंडेशंस दिए, मीन्स सुझाव दिए उसने अपने। उनमें से एक था कि SEBC को गवर्नमेंट जॉब में 27% का रिजर्वेशन दिया जाए। कई सालों तक इस रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस पर डिस्कशन चलता रहा और फिर 1989 में लोकसभा इलेक्शन आ गए। इस इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जनता दल ने ये प्रॉमिस किया कि अगर वो जीत गए तो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर जनता दल के लीडर मिस्टर VP सिंह PM बन गए और फिर कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि वो मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने ये रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट कर दी। अगले दिन VP सिंह ने दोनों हाउस में ये बता दिया। फिर कैबिनेट के डिसीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग को भेजा गया, जहां उसे सही से ड्राफ्ट करके 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया। कुछ दिनों तक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन में इसके बारे में छपता रहा। कुछ इसके फेवर में थे और कुछ इसके अगेंस्ट में थे। कुछ जो अगेंस्ट में थे उनका कहना था कि इससे इनइक्वालिटी आएगी। अब इनइक्वालिटी कैसे आएगी? मान लो कोई 2 लोग हैं जिन्होंने सेम पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, और वो दोनों के दोनों गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर उनमें से एक SEBC का है और एक जनरल कैटेगरी का है तो SEBC वाले को जॉब मिल जाएगी और जनरल वाले को जॉब नहीं मिलेगी। तो इससे लोगों के बीच में इनइक्वालिटी आ जाएगी। इस तरह से, और अगर इनइक्वालिटी आएगी तो मे भी लोगों में कन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, झगड़े हो जाएं, और अगर ऐसे में झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब सॉल्व करती हैं। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि गवर्नमेंट इस ऑर्डर को इनवैलिड घोषित करे और इसे रोक दे। फिर ये केस इंदिरा श्रने और अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस कहा गया। फिर इसमें 11 जजेस ने दोनों तरफ की बात सुनी और 1992 में कहा कि ये जो लॉ है, ये जो बात है, ये वैलिड है, और लेकिन इसमें गवर्नमेंट को कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। और फाइनली 8 सितंबर 1993 को एक और ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ और सारा का सारा डिस्प्यूट वहीं ख़त्म हो गया। और इस मेमोरेंडम में कहा गया कि SEBC को 27% का रिजर्वेशन मिलेगा इन गवर्नमेंट जॉब्स। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देश को गवर्न करने के लिए कई इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। जैसे गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की रक्षा करे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे, उन्हें अच्छी सेहत दे, उनसे टैक्स ले, डिफेंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम पर खर्चा करे, बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स बनाए। कुछ लोग ये रूल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, और यदि कभी डिस्प्यूट हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। हर एक को यह पता होना चाहिए कि इस बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए इन सब काम को करने के लिए कई सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। इन अरेंजमेंट को ही इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशन सही काम करते हैं तो डेमोक्रेसी भी ठीक से काम करती है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन इन इंस्टीट्यूशन की पावर और फंक्शन के लिए बेसिक रूल्स बनाता है। जैसे पहला है, PM और कैबिनेट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। दूसरा, सिविल सर्वेंट्स मिनिस्टर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट झगड़ों को सुलझाता है। इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो लीडर के हाथों
को बांधे रखता है। यानी अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो लीडर्स जो मन चाहेंगे वो करेंगे, तो वो ना कर पाए इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन में मीटिंग, कमेटीज़ और रूटीन होते हैं, जिससे डिले और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिससे लगता है कि सारे डिसीज़न किसी एक इंसान को लेने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। कुछ डिले और कॉम्प्लिकेशन अच्छे भी होते हैं। इन डिले और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कोई भी निर्णय बड़ी सोच समझकर लिया जाता है, जो कि सबके लिए अच्छा होता है। पार्लियामेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो कई बार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किसी लॉ को बनाने में, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम में। पार्लियामेंट का कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं था, लेकिन जितने भी डिसीज़न हुए मंडल कमीशन पर या प्रेसिडेंट ने क्या कहा, वो सब पार्लियामेंट में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो कई बार किसी भी डिसीज़न या लॉ को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे ऑफिस मेमोरेंडम में पार्लियामेंट का कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं था, लेकिन जितने डिस्कशंस हुए, जैसे मंडल कमीशन पर डिस्कशन हुए, या प्रेसिडेंट ने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्या उसने बात बताई, या जो पीएम है वो क्या डिसीज़न लेता है, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में होती हैं। अब इसी के आगे, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर ही सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, यानी लोगों के एवज में ये लोग ही निर्णय लेते हैं। नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट, यानी नेशनल लेवल पर जो असेंबली बनती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। और स्टेट लेवल पर जो बनती है असेंबली, उसे हम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसे हिंदी में हम विधानसभा भी कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट क्या क्या करती है, क्या क्या काम करेगी। पार्लियामेंट देश में लॉ बनाने की फाइनल अथॉरिटी होती है। पार्लियामेंट एक कोई नया लॉ बना सकती है, पुराने से पहले से जो लॉ बने हुए हैं उन्हें ख़त्म कर सकती है, या उन पहले से बने हुए लॉज में अगर कोई चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकती है, और अगर उसे लग रहा है कि पूरी तरह से नया लॉ बनेगा तो वो भी बना सकती है। जो गवर्नमेंट चलाते हैं उन पर कुछ कंट्रोल भी लगा सकती है ये पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट को चलाते हैं वो केवल तभी तक डिसीज़न ले सकते हैं जब तक उन्हें पार्लियामेंट का सपोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है उस पर भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, जितने पब्लिक इश्यूज़ हैं, नेशनल पॉलिसीज़ हैं, उन पे डिबेट, डिस्कशन, ये सब करने के लिए पार्लियामेंट एक हाईएस्ट फोरम है। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। चूँकि पार्लियामेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए लार्ज कंट्रीज़ में पार्लियामेंट के रोल और पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन पार्ट्स को चैम्बर या हाउसेस कहा जाता है। एक हाउस डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, और इसके पास असली ताकत होती है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। दूसरा हाउस इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है और कुछ स्पेशल फंक्शन करता है। इसका मेन काम यह होता है कि यह दूसरे स्टेट, रीजन और फेडरल यूनिट्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखें। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं। एक को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है।
ये दोनों हाउसेस में से किसी का भी मेंबर नहीं होता, लेकिन किसी भी लॉ को बनाने के लिए उसकी एसेंट ज़रूरी होती है। अब दोनों हाउसेस में से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? ऐसा जो राज्यसभा होती है उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और उसको हम अपर हाउस कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोकसभा है वो कम पावरफुल है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को भले ही कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में लोकसभा की ही चलती है। अब इसका एग्जाम्पल या इसके कुछ और मामले देखते हैं। पहला है, किसी ऑर्डिनरी लॉ को दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है, लेकिन अगर दोनों हाउस में से या दोनों हाउस में कोई डिफरेंसेस या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो दोनों हाउसेस के मेंबर एक जगह बैठकर निर्णय लेते हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं इसलिए उनकी ही चलती है। दूसरा पॉइंट, लोकसभा के पास मनी मैटर में ज़्यादा पावर होती है। अगर एक बार लोकसभा बजट पास कर दे तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 दिन का डिले कर सकती है या कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, लेकिन लोकसभा इन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे ये लोकसभा की मर्जी होती है। तीसरा पॉइंट, लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। वो पर्सन जिसे मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलता है वो पीएम बनता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें तो सारे मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम को क्विट करना पड़ता है। राज्यसभा के पास ये पावर्स नहीं होती हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, आपको याद होगा शुरू में चैप्टर के शुरू में एक ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ था। उस मेमोरेंडम में एक इंसान ने नीचे साइन किया हुआ था और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो वहाँ नीचे साइन करता है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिसीज़न उसी ने लिया है, वो केवल उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहा है जो डिसीज़न किसी और ने लिया है। इसी तरीके से जो पीएम है वो भी किसी और का जो डिसीज़न लिया हुआ होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, और ये जो डिसीज़न है ये लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लेते हैं। और तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी विशेस को एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, डिफरेंट लेवल पर ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर काम करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग उनकी पावर होती है, और जितने भी ये फंक्शनरीज होते हैं जो ये काम करते हैं उनको हम मिलाकर कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इनको एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर इंचार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बताऊंगी आपको कि ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो आपके लोगों के द्वारा एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। और सेकंड कैटेगरी में हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, ये लंबे समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और इन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव या जो इंसान सिविल सर्विसेज करते हैं उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो लोग सिविल सर्विसेज करते हैं उन्हें हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। अगर सरकार गिर भी जाती है, दैट मीन्स कि अगर सरकार चेंज होती है तो भी ये जो परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये लोग चेंज नहीं होते हैं, इनकी जॉब वैसी की वैसी ही रहती है। जबकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये भी सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलिटिकल लीडर्स। अब why does the political executive have more power than the non-political executive? non-political executive मतलब यहाँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है?
और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं? जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो जबकि ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज होती है हर सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उसके बाद भी जो फाइनल डिसीज़न होता है वो मिनिस्टर्स का माना जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिन पे मिनिस्टर्स को बहुत ही कम नॉलेज होती है, तो उन्हें टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए इन सिविल सर्वेंट्स के पास जाना पड़ता है और उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई डिफेंस का या इंडस्ट्री का, हेल्थ का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का या माइनिंग, इन सब का अगर कोई मैटर होता है तो उसके लिए जो स्पेसिफाइड सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास ये मिनिस्टर्स जाकर सलाह लेते हैं और फिर फाइनल डिसीज़न इन मिनिस्टर्स का ही माना जाता है। ठीक है, इन डेमोक्रेसी, और ये ऐसा क्यों होता है कि हम मिनिस्टर्स के जो निर्णय हैं उनको मेन मान रहे हैं और जो सिविल सर्वेंट हैं जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनका जो निर्णय है उसको हम मेन नहीं मान रहे, क्योंकि जो हमने वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने हैं, नेता जो हमने चुने हैं वो पीपल ने चुने हैं। ठीक है, तो यानी अगर उनकी बात को माना जा रहा है तो दैट मीन्स लोगों की बात को माना जा रहा है, और डेमोक्रेसी में लोगों की बात को ही मेन माना जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊंगी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के। दूसरी बात, उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी भी इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना देगा। प्रेसिडेंट केवल उसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है जिसको मेजॉरिटी मिली हो, और अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो कोएलिशन ऑफ पार्टीज़ में से किसी एक को वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है। और अगर और दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर जो है डज़ नॉट हैव अ फिक्स टेन्यूर, उसका जो शासन काल होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो केवल तभी तक पावर में रहता है जब तक उसे मेजॉरिटी मिलती है, या तो उसकी खुद की पार्टी की मेजॉरिटी हो या फिर कोएलिशन पार्टी की मेजॉरिटी हो, तब वो पावर में रहता है, अदरवाइज़ वो पावर में नहीं रहता है। जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो या तो जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता है उसी पार्टी के होते हैं, या फिर कोएलिशन पार्टी जो होती है उसके होते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्री होता है कि वो किसी भी मिनिस्टर को चूज़ कर सकता है, बशर्ते ये है कि वो मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे इंसान को चूज़ करता है मिनिस्टर बनाने के लिए जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। उस केस में जिस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्टर बनाया होता है उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को पार्लियामेंट का मेंबर बनाना होता है। ठीक है, अब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हाँ, उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर होते हैं वो या तो पीएम की पार्टी के होते हैं या अदर पार्टी के होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 60 से लेकर 80 तक मिनिस्टर्स होते हैं और वो सब अलग अलग डिफरेंट रैंक के होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेनली 3 रैंक्स होती हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में अधिकतर टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं ऑफ द रूलिंग पार्टी, जिनके पास बड़ी बड़ी मेजर मिनिस्ट्रीज जिनको दी जाती हैं। और usually the cabinet minister meet to take decision in the name of council of minister, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो ही डिसीजन लेता है किनके नाम पर, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर। यानी जब जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके पास
मेन जितनी टॉप लेवल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उसके पास हैं, यानी जो भी वो निर्णय लेंगे उसी को मेन माना जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन सब के बजाय जितने ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो ये डिसीज़न लेते हैं उसी को मेन माना जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स में लगभग 20 मिनिस्टर्स आते हैं और इनके पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। हाँ, नई वाली बुक में आपको यहाँ पर मिलेगा कि 25 मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और ये कैबिनेट मीटिंग की जब मीटिंग होती है तो उसमें हर बार नहीं जाते, ये केवल तब जाएंगे जब इन्हें स्पेशल इनविटेशन मिलेगा, तब ये केवल मीटिंग्स में जाएंगे। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो है ये एक तरीके से जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसी की हेल्प के लिए होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उन बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर स्टेट का या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं किसी भी डिसीज़न को लेने में। हाँ, उसके आगे कोई भी जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक छोटी से छोटी बात के लिए मीटिंग या डिस्कशन किया जाए। आगे है, कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता किसी भी डिसीज़न का, भले ही वो डिसीज़न दूसरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का हो। नेक्स्ट पॉइंट है, हर मिनिस्ट्री के पास अपने अपने सेक्रेटरी होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये सिविल सर्वेंट मिनिस्टर को नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे उसे डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर्स की पावर के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, यानी जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होती हैं उनका ये हेड होता है, उनको ये चलाता है। ठीक, दूसरा, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी ये अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करता है। तीसरा, इसका जो डिसीज़न होता है, हिज डिसीज़न आर फाइनल, इसका डिसीज़न फाइनल होता है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अगर दो डिपार्टमेंट के बीच में कभी कोई मिसकम्युनिकेशन या कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें जो ये प्रधानमंत्री होता है इसका जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है। नेक्स्ट है, ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्री को ये सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट है, सारे मिनिस्टर इसकी लीडरशिप में काम करते हैं। नेक्स्ट है, इसके पास ये भी पावर होती है कि ये किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, और अगर एक बार पीएम ने क्विट किया तो पूरी की पूरी एंटायर मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, लेकिन पीएम कैबिनेट और पार्लियामेंट दोनों को कंट्रोल करता है पार्टी के थ्रू। अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलकर पीएम बनाता है तो उसके पास ज़्यादा पावर होती है और अपने हिसाब से वो डिसीज़न ले पाता है। लेकिन अगर पीएम कोएलिशन गवर्नमेंट का बना होता है तो वो वैसे डिसीज़न नहीं ले पाता जैसा कि मेजॉरिटी पार्टी वाला ले सकता है। दी प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है स्टेट का, उसके पास नॉमिनल पावर होती है। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके ओवरऑल फंक्शन को ये सुपरवाइज करता है। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट होता है इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, यानी इसे लोग नहीं चुनते हैं। जो लोगों ने
एमपीज़ और एमएलएज चुने थे वो एमपीज़ और एमएलएज अब प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये क्लेम नहीं कर सकता डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट को, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। जितने लॉ और मेजर पॉलिसी डिसीज़न लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा मेजर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, जैसे चीफ जस्टिस, जजेस, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर। सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। प्रेसिडेंट जो है डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का सुप्रीम कमांडर होता है। प्रेसिडेंट इन सारी पावर को एक्सरसाइज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। अगर प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दोबारा सोचने के लिए कहता है, लेकिन अगर उनकी एडवाइस चेंज नहीं होती तो फिर प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस माननी पड़ती है। जब ये सारा काम प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से कर रहा है तो प्रेसिडेंट अकेले क्या करता है? क्या कोई ऐसा काम है जो प्रेसिडेंट अकेले डिसाइड करता है? तो इसका आंसर है यस। प्रेसिडेंट अकेले पीएम को अपॉइंट करता है। या जो ये पीएम अपॉइंट होता है या तो वो मेजॉरिटी पार्टी का या कोएलिशन पार्टी में से कोई एक इंसान होता है। अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती या कोएलिशन पार्टी से प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जा सकता तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जिसे सही समझता है उसे पीएम बना देता है, लेकिन उसे कुछ स्पेसिफाइड टाइम में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है। द जुडिशरी समझने के लिए मैं आपको एक बार फिर पहले जो हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी ऑफिस मेमोरेंडम वाली वो आपको याद दिलाती हूँ। उसमें हमने देखा था कि जो भी वो ऑफिस मेमोरेंडम निकला था उसके कुछ लोग उसके फेवर में थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे, लेकिन ये सारा डिस्कशन कि कौन वो सही है ऑफिस मेमोरेंडम या गलत है, ये सारा का सारा कन्फ्यूजन कब ख़त्म हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया कि ये रिज़र्वेशन सही है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस ये थे कि जो भी वेल टू डू लोग हैं, यानी जो अपने आप काम कर सकते हैं, सक्षम हैं, उनको ये रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। इस बात पर ये सारा कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया था। इससे हमें ये समझ में आया कि अगर कहीं पर कोई कन्फ्लिक्ट होता है देश में तो उसको कौन सॉल्व करता है? जुडिशरी सॉल्व करती है। सोचो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा? कैसी सिचुएशन? पहली सिचुएशन दिया, अगर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई इंस्टीट्यूशन ना हो तो क्या होगा? दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट तो है लेकिन उसे गवर्नमेंट के एक्शन को जज करने का अधिकार नहीं है तो क्या होगा? तीसरा, अगर अधिकार भी है उसे जज करने का लेकिन किसी को ये ट्रस्ट ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फेयर वर्डिक्ट करेगा तो क्या होगा? चौथा, अगर सही जजमेंट करे तो भी जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ अपील करी है वो इस वर्डिक्ट को मानेगा या नहीं मानेगा। इन सब कारणों की वजह से जुडिशरी को पावरफुल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना पड़ेगा। जितने भी कोर्ट हैं डिफरेंट लेवल पर, सबको मिलाकर जुडिशरी कहा जाता है। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो पूरे नेशन के लिए है, हाई कोर्ट जो स्टेट के लिए है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोकल लेवल के लिए है, ये सब आते हैं। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ये जितने भी कोर्ट हैं ये सब इन सब डिस्प्यूट को सुलझा सकते हैं। कौन कौन से डिस्प्यूट हो? अगर किन्हीं दो सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो, अगर सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो कोई। तीसरा, अगर कोई दो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उन सबको ये कोर्ट सुलझा सकते हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ काम बताऊंगी। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस कौन से होते हैं? जो ज़मीन जायदाद पैसे वैसे के लिए होते हैं उनको सिविल केसेस कहा जाता है। और क्रिमिनल जिसमें कोई किसी की हत्या कर दे, कोई चुरा ले, ये सब आपके क्रिमिनल केसेस आते हैं। और इन सब को सॉल्व करने की हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की होती है। सुप्रीम कोर्ट उन केसेस की सुनवाई भी करता है जो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। यानी अगर किसी इंसान ने पहले हाई कोर्ट में कोई मुकदमा किया और सपोज़ वो हार गया, तो वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है जुडिशरी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर नहीं है। जजेस गवर्नमेंट की डायरेक्शन या पार्टी जो पावर में है उनकी इच्छा से काम नहीं करता। इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में कोर्ट्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम और कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट किस किस की हेल्प से करता है? एक तो पीएम की हेल्प से और दूसरे चीफ जस्टिस की हेल्प से। चीफ जस्टिस के सीनियर जज नए जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्हें सिलेक्ट करता है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो कौन होता है? चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं उन्हें। एक बार अगर एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन जाए तो उसे रिमूव करना नियरली इम्पॉसिबल होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना इम्पॉसिबल होता है। एक जज को केवल तभी रिमूव किया जा सकता है जब उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पास किया जाए बाय 2/3 मेंबर ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट मोशन होता है, महाभियोग कहते हैं इसे, या दोषारोपण, यानी उसके ऊपर कोई दोष लगाया जाए कि ये काम सही नहीं कर रहा है। तो जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज मिलकर उनके 2/3 मेंबर अगर इसके खिलाफ, जज के खिलाफ महाभियोग या दोषारोपण का आरोप लगाते हैं, तब उस जज को रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर होती है। ये किसी भी लॉ को इनवैलिड कह सकते हैं, चाहे वो पूरे देश का हो, चाहे वो किसी स्टेट का हो, अगर उन्हें लगता है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तब। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी भी लॉ को इनवैलिड कह देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये गलत हो रहा है तो वो उस लॉ को, चाहे वो देश का हो पूरे, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का हो, उसे वो इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होती है। जुडिशरी फंडामेंटल राइट के गार्जियन की तरह काम करता है। फंडामेंटल राइट के गार्जियन यानी जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं, बेसिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर लगेगा कि कहीं कोई किसी का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है तो जुडिशरी उसके खिलाफ काम करेगी। पिछले कुछ सालों में उसने ऐसे कुछ काम किए भी हैं। पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इंसान कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि उसका कोई भी एक पब्लिक इंटरेस्ट या कोई उसका फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है तो वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। और ये जो अपील वो करता है उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL। इस तरह है कोर्ट गवर्नमेंट को अपनी पावर का मिसयूज़ करने से रोकती है।